आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जो हंगामा अमित शाह के रोड शो में हुआ और उसके बाद जिस तरह के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया है, उस पर चार जानिब से आवाजें उठ रही हैं। पूरा अपोजिशन एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। मुल्क में जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मगरबी बंगाल में हंगामा बरपा है। यूं तो बंगाल में अब तक हुए सभी मरहलों में तशद्दुद के वाकयात रूनुमा हुए, लेकिन सातवें और आखिरी मरहले से कबल अमित शाह के रोड शो के दौरान जो कुछ हुआ वो बाइसे तशवीश भी है और तवज्जो तलब भी। मगरबी बंगाल में सियासी उबाल आया तो इलेक्शन कमीशन शेल हो गया। कमीशन ने मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम एक दिन पहले खत्म करने का अदीमुल मिस्ल फैसला लिया। कमीशन के फैसले पर चार जानिब से सवाल उठ रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के ताल्लुक से की गई कार्रवाइयों से पहले ही कमीशन की साख कमजोर हो चुकी थी। अब इस फैसले ने अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया। आज मगरबी बंगाल में आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम थम जाएगी। हालांकि चुनावी प्रचार कल 5 बजे तक होना था। इस बीच कल और आज टीएमसी और बीजेपी के दरमियान वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी ने कहा कि इंतखाबी कमीशन बीजेपी का भाई है। पहले यह एक गैर जानिबदार कमीशन था, अब मुल्क में हर कोई कहता है कि इंतखाबी कमीशन खुद को बीजेपी के हाथों फरोख्त कर चुका है। जबकि कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन के कदम पर सवाल खड़े किए हैं। अहम सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन मगरबी बंगाल की सूरत हाल को सही तरीके से पढ़ने में नाकाम हुआ है? मगरबी बंगाल में तकरीबन हर मरहले के चुनाव के दौरान तशद्दुद के वाकयात क्या खतरे की घंटी नहीं थे? क्या कोई बड़ा फैसला लेने से कबल कमीशन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा था? इलेक्शन एक जमहूरी अमल है और कमीशन एक आईनी इदारा। तो क्या कमीशन तशहीरी मुहिम एक रोज पहले खत्म करने का फैसला जमहूर की सोच का अक्कास है? क्या कमीशन का यह कदम जमहूरी अमल को तकवीयत बख्शने वाला है या इसे नुकसान पहुंचाने वाला? और इन सब सवालों से परे एक अहम सवाल और भी है कि इस हंगामे का फायदा आखिर किसे होगा? आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान तशद्दुद पर इल्जाम और जवाबी इल्जाम के बीच इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले खत्म करने का तारीखी फैसला लिया है। कमीशन ने आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करते हुए तशहीरी मुहिम एक दिन पहले ही खत्म करने का ऐलान किया, यानी आज रात 10 बजे ही वहां तशहीरी मुहिम थम जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला वहां के हालात पर मुबस्सिरीन की रिपोर्ट की बुनियाद पर लिया है। To ensure free, fair, transparent, non-violent, ethical elections during the 7th phase, that is 19/5/2019, Commission hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019. This would probably be the first time when ECI has invoked Article 324 in this manner. इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी, सेहती उमूर के सेक्रेटरी और एडीजी, सीआईडी का तबादला भी फौरी असर से कर दिया है। इधर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कमीशन पर बीजेपी के जेरे असर काम करने का इल्जाम लगाया। কেন অমিত শাহকে তিনি স্যাক করে অ্যাকশন নিলেন না, শোকজ করলেন না? উপরন্তু যারা অন্যায় করেনি বাংলাকে অপমান করলেন কেন ইলেকশন কমিশন? মোদির কথায় নরেন্দ্র মোদি কিভাবে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনাটা बांग्ला सेंटिमेंट हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान और खासकर बीते 3-4 दिन से
यहां जो हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है, जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान मचा दिया, ये साफ दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दीदी किस स्तर पर जा सकती है। इधर बीजेपी का कहना है कि आखिर इंतखाबात तो मुल्क भर में हो रहे हैं, लेकिन मगरबी बंगाल में ही तशद्दुद के वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं। मगरबी बंगाल में तशरीह मुहिम आज रात 10 बजे खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज प्राइम डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हंगामा बरपा है और उस हंगामे के बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया है, क्या ये कदम जायज है, और इस इलेक्शन कमीशन के इस कदम के बाद, इस हंगामे के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन अब एक हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस, बीएसपी या दूसरी जो पार्टियां हैं वो टीएमसी के साथ अब एक प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के अगेंस्ट नजर आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पल्लवी शर्मा, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ चुकी हैं। अश्विनी उपाध्याय जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा जी मेंबर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा खालिद इबादुल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी सेल टीएमसी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का, तमाम पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं अश्विनी उपाध्याय जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अभी तक वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ, जाहिर सी बात है कि एक तरह से अब एक साख की लड़ाई बन गई है बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया, जो फैसला किया, उसके बाद हमने अश्विनी उपाध्याय जी देखा कि पूरा अपोजिशन अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है सरकार के खिलाफ, अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो ये चुनाव है, ये चुनाव भाजपा बनाम आल यही चल रहा है जी। और भाजपा बनाम आल के साथ कुछ लोगों को तो मोदी जी से विशेष बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, तो वो लोग मोदी जी से बहुत और ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो मोदी बनाम आल करके चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये नहीं कहते भाजपा हराओ, कुछ लोग तो कहते हैं नहीं मोदी हराओ, तो ऐसा भी लोग कह रहे हैं। जी जी। मैं आता हूं आपको हुरैरा साहब इस बात पे लेके, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, केवल बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा है। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं वहां पे भी शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, भाई पंजाब में भाजपा नहीं है, मध्य प्रदेश में भाजपा नहीं है आज की डेट में, राजस्थान में बीजेपी नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं है, और भी कुछ राज्य हैं जहां बीजेपी नहीं है। वहां कोई हिंसा नहीं हो रही है, वहां आराम से लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है। लोग जा रहे हैं, अपनी तरीके से लोग अपना वोट दे रहे हैं। वहां सब निश्चिंत हैं, सब लोग, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लोग एक दूसरे का कार्टून भी बना रहे हैं, लोग एक दूसरे पे फप्तियां भी कस रहे हैं। जो कुछ एक कानून के दायरे में जितनी स्वतंत्रता है उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए लोकतंत्र का गला घोटा कहां जा रहा है। केवल एक राज्य में, बंगाल में काफी कुछ पहले ये पहले 2 राज्यों में होता था, केरल में होता था और बंगाल में होता था। इस बार केरल में कम हुआ है। केरल में कार्यकर्ताओं को पहले जितना मारना था मार दिया, चुनाव के दौरान कम मारा मॉडल कोड ऑफ के बाद। लेकिन बंगाल में तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी लगातार हिंसा हो रही है, फांसी भी चढ़ाया जा रहा है लोगों को, मारा जा रहा है लोगों को। और अब तो ये हो गया है कि आप जो है मतलब एक डीपी अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे या एक सामान्य सी आप फोटो अगर यूज कर रहे हैं तो भी आपको जेल भेज दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है छोड़ दो, तभी नहीं छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना शर्त इनको छोड़ो, तो तभी बाकायदा उसे माफी मंगवाई जा रही है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, मुझे एक चीज समझाइए। अश्विनी उपाध्याय जी, जिस तरह से बीजेपी के लीडर, चाहे अमित शाह जी हों, मोदी जी हों या दूसरे लीडर, अगर वेस्ट बंगाल में जाते हैं और ललकार कर और चैलेंज देकर जाते हैं कि मैं आ रहा हूं, मेरी रैली है, रोक सको तो रोक लो, इसे क्या समझा जाए कि पहले उकसाया जाता है? नहीं, आप चलिए, आपका इंटरप्रिटेशन है। अरे भाई,
अगर हमारे कार्यकर्ता को पकड़ा जाएगा, हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, हमारा जो विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता, हमारा जो जिला अध्यक्ष है, उसको मारा पीटा जाएगा, तो घर के मुखिया के नाते अमित शाह जी जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं, वो घर के मुखिया, हमारे जो बीजेपी हमारी फैमिली है, वो कहेंगे। मैं पूछता हूं, अगर आपको कोई पीटेगा बुला बुला के, तो आपके पिताजी का घर में बैठे रहेंगे? नहीं, वो बोलेंगे मैं आ रहा हूं, आओ मुझे पीटना तो पीट लो। ये बहुत सामान्य सी बात है, इसको आप असामान्य क्यों कह रहे हैं? तो हमारे जब कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, तो हमारी पार्टी के मुखिया का फर्ज होता है कि ठीक है दीदी, मैं भी आ रहा हूं, मुझे भी जेल में डाल दो। और आप ये देखो कि 2 दिन पहले जिस तरीके से हिंसा हुई है, ये तो सुरक्षा जो गार्ड थे अमित शाह जी, उन्होंने उनको बचा लिया, नहीं तो बहुत अच्छा कहा, उन्होंने तो टारगेट कुछ और ही किया हुआ था। तो इस तरीके से, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये सवाल खड़ा करता है कि जो लोग अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जिस तरह से अपने आप को लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, जो लोग 324 का इस्तेमाल करते हुए वो चुनावी प्रचार जो है उसे 24 घंटे पहले, 20 घंटे पहले ही जो रोक दिया है, इसे कैसे देखेंगे? क्या सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के अलावा दूसरी पार्टियां नहीं थी? वहां पर कांग्रेस का नुकसान हुआ, लेफ्ट का नुकसान हुआ, और जो लोग चुनाव लड़ रहे थे सबका नुकसान वहां पर हुआ है। देखिए हुरैरा साहब, मैं आपको बताऊं, भारत चलता है संविधान से, और संविधान की व्याख्या जो सबसे सर्वोच्च अदालत है वो करती है। सर्वोच्च अदालत 1967 के बाद लगातार कई सारे जजमेंट 5 जजेस के हैं, 2-3 जजमेंट 7 जजेस के हैं, वो बार बार ये कहता आया कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के पास प्लेनरी पावर है, जिसको हिंदी में कहेंगे तो मतलब हिंदी में शब्द नहीं मेरे पास निकल रहा है, प्लेनरी पावर है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करने के लिए वो जो कुछ उचित समझे वो सारी कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पिछले हाल की घटनाओं को देख रहा है, देखने के बाद इलेक्शन कमीशन बैठता है, उसके तीनों उसके कमिश्नर से वो बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि नहीं ये बहुत हो गया, वहां की जो स्थिति है वो बाहर निकल रही है, हाथ से बाहर होती जा रही है, उसको रोकना है तो रोक दिया, अच्छी बात है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, शायद आपको याद होगा, सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर थे जब, वो तो सीधे सीधे FIR करने का आदेश देते थे, जबकि कहीं कानून में लिखा नहीं है। इसीलिए कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो चीज कानून में नहीं भी लिखा हुआ है, जहां कोई गैप है, जहां कोई वैक्यूम है, जहां कोई कानून नहीं है, इसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्शन लेने से यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा, तो ले सकता है। और इसी कारण आपको याद होगा TN सेशन साहब के टाइम में लोग कैसे थर्राते थे। खालिद इबादुल्ला साहब, जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं, या पूरा अपोजिशन कल से यही कह रहा है कि मोदी जी की रैलियां थी और रैलियां हो गई, और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से रात 10 बजे तक आज ये कैंपेन चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं मोदी जी की रैलियों को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया। देखिए हुरैरा साहब, देश संविधान से चलता है, और संविधान से शपथ लेते हुए कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और संविधान की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का पावर है, मैं भी मानता हूं इलेक्शन कमीशन का पावर है। आपको अगर इलेक्शन का पावर ही यूज करना था इलेक्शन कमीशन का, तो आप सुबह से इलेक्शन इसको बातिल कर सकते थे। आप ऐसा क्यों कि मोदी के कैंपेन को खत्म करते हैं उसके बाद आप इसको यूज करना चाह रहे हैं? आप अगर पहले से इसका इशू करते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पे दंगाई हो रही, यहाँ पे हिंसा फैलाया जा रहा है। हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी जब कर रही है, तो हिंसा को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी के भाषण और नरेंद्र मोदी की स्पीच को खत्म करके ही इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगाना चाहती है, या क्या करना चाहती है? मेरा ये सवाल तो पूरे देश में उठ रहा है, और पूरे देश के नेताओं का ये कहना है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और इलेक्शन कमिश्नर का जो इंडिपेंडेंट रोल है वो अदा करने में ये कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही है। तो सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन दोहरी नीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के, मैं पहले ही कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले प्रधानमंत्री अमित शाह जिस तरह से संविधान का शपथ लेकर बैठे हुए हैं, अरे भाई आप चुप रहिए, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप ये अश्विनी उपाध्याय जी, ये सारी बातें पूरा अपोजिशन बोल रहा है।
अश्विनी उपाध्याय आप जो बात खालिद इबादुल्लाह कह रहे हैं, यही बात मायावती जी कह रही है, यही बात रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं, पूरा अपोजिशन यही बात कह रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में। मैं तो पहले ही कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ये दो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह, जो की फ्रस्ट्रेशन आप देखो, संविधान का शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अमित शाह का नरेंद्र मोदी का इलेक्शन का वक्त आता है तो आपका सही है, क्या रिजल्ट आने वाला है ये ममता जी को समझ में आ गया है, वो कैंसिल इसीलिए वो किसी को ऐसा करने की धमकी दे रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अमित शाह भी इनको रोहिंग्या बांग्लादेशियों से प्यार है और बंगाल के बंगाल में इलेक्शन प्रहार कर रही है, बहुत चुपचाप है। प्रियंका शर्मा बंगाल की बेटी है और ये भी कहते हैं अमित शाह के मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में जेल में डाल दिया और ऑब्जर्वर रोहिंग्याओं के साथ खड़ी हो जा रही है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि ऑब्जर्वर का रिपोर्ट एक दिन पहले वो धमकियां देते हैं, बंगाल की जनता समझ चुकी है, इसको इलेक्शन कमीशन इसको साबित कर देता है कि हम अमित शाह के साथ हैं और बीजेपी के जो नेताओं की कांग्रेस उसके साथ और वाम दलों का अगर कहीं ना सफाया कहीं नहीं ये किया तो गया सामने नजर आ रहा है। बंगाल के हालात वही हो रहे हैं जो कश्मीर के हो गए। देश की जब जनता अगर देख रही है कुछ दिन तो तक पूरे देश ममता के बनर्जी नेताओं और को वहां भी रह इकट्ठा होना पड़ रहा है तो कि इन लोगों को ठीक है पल्लवी शर्मा जी, पल्लवी शर्मा जी, आज रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेस्ट बंगाल के ऊपर और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना भरोसा खो चुका है। ये लोग अपने हाथ में ले लिए सीबीआई को। पल्लवी शर्मा जी, ऐसे लोगों से तो पल्लवी शर्मा जी, रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे वेस्ट बंगाल के मामले पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना भरोसा खो चुका है, जिस तरह से उसने जो फैसला लिया है वेस्ट बंगाल में। जी देखिए अबू हुरैरा जी, पहले मैं एक बात बोल दूं, आपने शुरू के 10 मिनट अपने शो के अजय उपाध्याय जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत की, किसी ने उनको बीच में नहीं टोका। जैसे ही आप दूसरे पैनलिस्ट के पास गए वो टोकने लगे। मैं उम्मीद करती हूँ वो चुप करके बैठेंगे, जैसे बाकियों ने उनकी बात सुनी वो धैर्य दिखाएंगे। देखिए सबसे अहम बात है वेस्ट बंगाल में जो हुआ उस हिंसा की निंदा कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में करती है। मैं कल भी आपके शो पे थे, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, मैंने तब भी अपनी पार्टी का यही स्टैंड बताया। दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली बन के रह गई है मोदी जी और शाह, अमित शाह के हाथों की और भाजपा के हाथों की। मैं आपको यहां बैठे बैठे ऐसे इतने अन्य वाक्य बता सकती हूं जब इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन मात्र एक मूल दर्शक बनकर खड़ी रही और कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी जी बार बार इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी होने के बावजूद सेना पर अपनी चुनावी रैलियां करते हैं, कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन जी का पोस्टर लगाते हैं बैकड्रॉप में, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करती। पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करती। अमित शाह जी दंगा छिड़ाने वाली बयानबाजी करते हैं चुनावों में, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी 11 पिटीशन देती है, 11 मेमोरेंडम जाके देती है इलेक्शन कमीशन को, जिनमें स्पष्ट शिकायत है मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक के बाद एक उनको क्लीन चिट देती रहती है बिना किसी कार्रवाई के। अब आ जाइए आप बंगाल की बात पे। इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत थी ये अच्छी तरह जानते हुए कि मोदी जी ने अपनी रैलियों के लिए कम से कम 4 ट्रेनें बुक की हैं, आपको 50 लाख रुपए में, और फिर हर राज्य से अपने कार्य फिर बीच में बोल रहे हैं। शर्म नहीं है इनको, शर्म नहीं है, ये संविधान की बात करते हैं, दूसरों की बात सुनने का धैर्य नहीं दिखा सकते। ऐसे लोगों से क्या बात होगी? अबू हुरैरा जी आपको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, नहीं पल्लवी शर्मा, पल्लवी जी मैं देख रहा हूँ कहां पर कंट्रोल करना है, कहां पर रोकना है, कहां नहीं रोकना, मैं देख रहा हूँ सारी चीज। 4 ट्रेनें बुक करके अपने कार्यकर्ता वहां ले गए। ऐसे लोग को मत बैठाइए जो लोग अपनी ठीक है, नहीं देखिए अब ये मशवरा खालिद इबादुल्लाह ये मशवरा मत कीजिए, कौन बैठेगा हमारे डिबेट में कौन नहीं बैठेगा, ये इस मशवरे की जरूरत नहीं है, इस मशवरे की जरूरत हमें नहीं है खालिद इबादुल्लाह। ठीक है पल्लवी शर्मा जी, मैं अमित सिंह जी, अबू हुरैरा जी आपको नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है, नहीं देखिए ये मशवरा मुझे मत दीजिए, ये सजेशन मुझे मत दीजिए, ये मशवरा मुझे मत दीजिए। मैं समझ रहा हूं किससे मुझे कब कौन सा सवाल करना है, कौन सा जवाब लेना है, किसे बिठाना है, किसे नहीं बिठाना है। डॉक्टर अमित सिंह जी, जो वेस्ट बंगाल की जो सूरत हाल है, जो कदम इलेक्शन कमीशन ने उठाया, इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में एक कदम इलेक्शन कमीशन को पहले उठाना चाहिए था?
देखिए, मैं सीधा यही बोलूंगा कि फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये कदम उठाया है तो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पिछले ये 7वें चरण का चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन पिछले 6 चरणों में वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा राज्य हुआ है जिसमें अनगिनत वारदातें हुई हैं, जिसमें रेगिंग के भी चीजें सामने आई हैं, यहाँ तक कि हिंसा भी हुई है और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया है। एक खबर के मुताबिक 167 पोलिंग बूथों पर रेगिंग हुई है, कुछ जगह रीपोलिंग हुई है, और 167 की जो शिकायत है उसमें भी लोग चाहते हैं कि वहां पे भी दोबारा से रीपोलिंग होनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा देर आए दुरुस्त आए, और जहां तक इलेक्शन कमीशन ने जो भी डिसीजन लिया है तो ये जो सारी पार्टियां हैं उसके पक्ष और विपक्ष में खड़ी होंगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि उससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी और इलेक्शन कमीशन कुछ भी डिसीजन लेता था तो बाकी सारा ऑपोजिशन बोलता था कि ये कांग्रेस के सारे इशारे पे काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि बंगाल में ही सिर्फ 7 चरणों पे हिंसा हो रही है, हिंसा का मामला त्रिपुरा में आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं मामला हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन ऐसा हिंसा हुआ है। नहीं पल्लवी जी, देखिए किसी पार्टी से नहीं है, डॉक्टर अमित सिंह किसी पार्टी से नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो अपनी बात रख रहे हैं। पल्लवी जी उस पर एतराज मत कीजिए। खालिद इबादुल्ला मैं आ रहा हूँ, खालिद इबादुल्ला जी मैं आ रहा हूँ, खालिद इबादुल्ला जी मैं आ रहा हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है। अभी आशुतोष जी वेट कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। जल्दी से डॉक्टर अमित, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये हिंसा सिर्फ लोकसभा चुनावों में नहीं हुई है, कुछ समय पहले वहां पंचायत के भी चुनाव हुए थे, वहां पे भी हिंसा बहुत मासिव तौर पे हुई थी। वहां पे कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया था, लोगों को व्हाट्सएप पे नॉमिनेशन मंगाना पड़ गया था। तो जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, प्रजातंत्र की दुहाई देना चाहिए, थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक ले। वेस्ट बंगाल में प्रजातंत्र नहीं है जब से डॉक्टर अमित सिंह सरकार आई है। अमित सिंह जी अपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि आज मोदी जी की रैलियां थी और उसके बाद ही ये रोक लगाई गई। आज सुबह से अगर हालात इतने ज्यादा खराब थे, कल रोड शो में जो हंगामा हुआ था उसके फौरन बाद ये कदम उठाया जा सकता था, लेकिन आज दिन भर की छूट आखिर क्यों दी गई? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वो इमीडिएट एक्शन उठाया जा सकता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शो कॉज नोटिस दिया जाता है, या कुछ जरूरी नहीं है कि मोदी साहब की ही रैलियों की प्लानिंग होगी, हो सकता है ममता बनर्जी या कांग्रेस की भी रैलियां प्लान होंगी या कुछ मीटिंग होंगी। तो उन सबको मेरे ख्याल से कुछ घंटे दे दिए गए कि आप लास्ट मोमेंट पे किसी की नहीं थी। ममता बनर्जी का घर, आज ममता बनर्जी का घर में बैठी हुई है क्या? मोदी जी ने आज ममता बनर्जी घर के बाहर निकली है, घर में क्यों रोजा रख रही हो? करने में लगाए लाखों करोड़ों मैं ये पूछ रहा हूँ, आज ममता जी केवल घर में बैठी है, घर के बाहर निकली है भाई। आज तो प्रियंका जी का भी रोड शो है। ठीक है, देखिए एक एक बात कीजिए। मैं आशुतोष जी आपके पास आना चाहूंगा। आशुतोष जी, सीताराम येचुरी का भी वहाँ रोड शो है। आशुतोष मिश्रा जी, ठीक है, मैं रोड शो सबका है वहाँ पे। अश्विनी जी मैं आ रहा हूँ, खालिद इबादुल्ला मैं आ रहा हूँ, खालिद इबादुल्ला मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। आशुतोष मिश्रा जी, क्योंकि चुनाव जो है ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से 20 घंटे पहले रोक लगाई गई, जो पूरा मामला था ये बीजेपी और टीएमसी के दरमियान था, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया उसमें दूसरी पार्टियों को भी सफर करना पड़ रहा है। कैसे इस कदम को देखा जाए? देखिए, मैं एग्री करता हूं कि पॉलिटिकल हिंसा जो होती है वेस्ट बंगाल में होती रही है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, पहले भी होती रही। अब क्वेश्चन इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेप लिया, अब बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है तो बोल नहीं सकते कि किसके कारण लिया, क्या कैसे लिया, बट एक परसेप्शन की बात करते हैं, जहां पे हम लोग परसेप्शन की बड़ी बात करते हैं, तो परसेप्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। बहुत से क्वेश्चन उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के रोल पे, और होते रहे, पहले भी उठाए गए। तो मेरे हिसाब से परसेप्शन, हाँ जरूर ये दिमाग में आता है, लोगों के दिमाग में आता है कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम थी, और सबको पता है कि वहां वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कौन पॉलिटिकल पार्टी किस कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये अलग इश्यू है, तो इमीडिएट कदम उठाने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है किसको फायदा हो रहा है। और मेरा अपना व्यू है, ऑफ कोर्स पर्सनल व्यू है, कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन से सबको फायदा हो रहा है। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन की एक हिस्ट्री चली आ रही कुछ सालों के बीच में, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एक अलग रोल है भाई, आप ब्लेम कर सकते हैं, बट ये जो ग्राउंड पर वायलेंस हो रहा है वो कौन करा रहा है?
किसको ब्लेम किया जाए? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम का फेल्योर है। हम सभी बातें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम किसी न किसी फॉर्म में इंडल्ज हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वेस्ट बंगाल में ही हिंसा हो रही है और कहीं क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं उसमें एक चीज और आपको जोड़ दूं, वेस्ट बंगाल में ही हिंसा हो रही है और वेस्ट बंगाल में केवल बीजेपी के ही कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे टीएमसी के नहीं, ऐसा नहीं कि प्रवक्ता त्रिपुरा में बैठे आप उठा कर हुए देखें ये ना, बताएं कि टीएमसी का कोई एक व्यक्ति का नाम बता दें जिसको मारा गया हो, ये मामला या हो रहा है कि वामपंथी वहाँ कोई पे बता घर दे से किसी निकाल एक कार्यकर्ता कर मारा लोगों गया को हो। मार रहे हैं। आखिर वहाँ पे बीजेपी के ही दूसरे कार्यकर्ता पार्टियों क्यों को मारे जा वहाँ रहे पे हैं? न टीएमसी का वहां कार्यकर्ता मारा जा रहा है, न वहां कांग्रेस का, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठ के बता दें कि इनका एक भी कार्यकर्ता वहां मारा गया हो। तो क्या कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारा गया? इससे बहुत स्पष्ट है कि वहां का जो सरकार है, वहां की जो ममता बनर्जी जी है, वो बुरी तरीके से हार के डर से घबराई हुई है। उनको समझ में आ गया 23 तारीख को क्या होने वाला है, उनको समझ में आ गया जनता बिल्कुल नाराज है, तो इसलिए वो बूथ कैप्चरिंग करवा रही है, जबरदस्ती वोटिंग करवा रही है। हालत ये हो गई है कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो जाते हैं, आपको जिनके तो लोग उनके त्रिपुरा साथ में में जाते हैं और अपने हाथ से बटन दबा दे रहे हैं। त्रिपुरा में आपको नहीं नजर आ रहा है? त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की शिकायत नहीं आई है और बहुत ही नई लेवली सरकार है, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुई, साथ में जाते हैं, बावजूद आप एक साल डेढ़ साल गाइड करने की बजाय अपने हाथ से बटन दबा रहे हैं, लूटने का काम दो चीजें बहुत स्पष्ट यहाँ तो है। बंगाल में इसका मतलब ममता बनर्जी जो भाजपा का वहां पे प्रभाव है, जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी से प्यार हुआ है, जो ममता बनर्जी से लोगों को नफरत हुई है, उससे ये लोग परेशान। मुझे एक कार्यकर्ता बताइए ना, मैं आपको इस राष्ट्रीय चैनल पर चुनौती देता हूं, बंगाल में आप मुझे बताइए बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसको ठीक है, मैं पल्लवी शर्मा को भी इसमें जोड़ लेता हूं, पल्लवी शर्मा का रिएक्शन ले लेता हूं। एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसको बीजेपी ने मारा। ठीक है अश्विनी जी, खालिद इबादुल्लाह बात हो गई, अश्विनी जी बात हो गई। मैं आप वहां कहां सो रहे थे? ठीक है पूरा अश्विनी, ठीक है पल्लवी शर्मा जी, जो सवाल बार बार उठता है कि आखिर पूरे मुल्क में कहीं पर 6 फेजेस के चुनाव हो गए, कहीं पर हंगामा नहीं हुआ, आखिर वेस्ट बंगाल में ही हंगामा क्यों हो रहा है? पल्लवी जी। नहीं, अबू हुरैरा जी, पहले तो आप याद कीजिए कि आंध्र प्रदेश में भी जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हो रहा था फेज 2 या 3 में शायद, तब भी वहां टीडीपी वर्कर्स और वाईएसआर के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बहुत चुनाव हुआ और एक की शायद हत्या भी हो गई, बहुत मुठभेड़ हुई और एक की शायद हत्या भी हो गई थी। लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगी, वो चींक चींक के बोल रहे हैं कि हमेशा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ही क्यों हिंसा होती है। कांग्रेस पार्टी की एमएलए एक महिला है अदिति सिंह जी, उन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार हमला किया, वो इतनी भयभीत हो गई है, कम से कम 15 से 16 कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले पर हमला किया रायबरेली उत्तर प्रदेश में। उसके लिए भाजपा क्या कहेगी? एक महिला पर यह हमला करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रायबरेली की एमएलए है जहां पर भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। वैसा ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है जहां भाजपा हर कीमत पर चाहती है कि वो अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए और कुछ सीटें जीत पाए। लेकिन जो इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति के साथ किया अपनी सत्ता की लालच में, बंगाल की जनता इन्हें करारा जवाब देगी 23वें को। बंगाल की जनता तो आपको देख रही है, बंगाल की जनता आपको देख रही है, जो आप तृणमूल के पाप में बराबर की भागीदार बनी हुई है, जो आप ममता बनर्जी के पाप में बराबर की भागीदार बनी है। इसलिए केवल तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस का भी सफाया होगा वहां पे। जिस तरीके से आपने घुटने टेक दिए हैं वहां पे, तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश से एक्टर्स को लेकर प्रचार करवा रही है, वहां पे जो बांग्लादेशी है उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है, वहां के जो रोहिंग्या उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है और वहां के लोग रोक रही है। वहां के लोगों को जय श्री राम नहीं बोला जा रहा है। अरे ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ये बंगाल है। बिल्कुल देखिए, अब बंगाल के चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं एक साख की लड़ाई बन गई है टीएमसी और बीजेपी के लिए। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार को 20 घंटे पहले रोका गया, दूसरी पार्टियों का यहां पर नुकसान जरूर हुआ है, डेमोक्रेसी का यहां पर एक तरह से नुकसान जरूर हुआ है जो कदम इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाया गया है। छोटे से मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे, सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इससे और आगे हम चर्चा करेंगे और पूरे चुनाव को हम समझने की कोशिश करेंगे, मगरबी बंगाल के चुनाव को।
तो आम इंतखाबात अब आखिरी मरहले में है, अब 7वां और आखिरी मरहला होना है, लेकिन अब पूरी तवज्जो पूरे मुल्क में अगर इंतखाबात की तवज्जो की हम बात करें तो अब मगरिबी बंगाल पर एक तरह से तवज्जो मरकूज हो गई, जहां पर 20 घंटे पहले ही चुनावी प्रचार जो है आज रात में 10 बजे थम जाएगा और जो बयानबाजियों के तीर हैं वो लगातार जबानी तीरों से हमला किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की तरफ से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया है उस पर अपोजिशन की तरफ से लगातार तनकीदें की जा रही। इसी पर प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद दीपक पांडे बीएसपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं और अश्विनी उपाध्याय बीजेपी स्पोक्स पर्सन थे, वो किसी काम से उन्हें जाना पड़ा है, वो हमारे साथ डिबेट में मौजूद नहीं है। दीपक पांडे आपका बहुत वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं ब्रेक के बाद सीधे डॉक्टर अमित सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है कि जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल में थी, इलेक्शन कमीशन ने, जैसा कि आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो सिचुएशन पहले फेज से ही हमने देखा कि वहां पर हालात ठीक नहीं थे, क्या इलेक्शन कमीशन वहां के सिचुएशन को पढ़ने में, रीड करने में उसे बहुत देरी हुई? जी, मेरे को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि पहला चरण में भी वहां पे हिंसा हुई, दूसरे में भी हुई, तीसरे में भी हुई, तो मुझे लगता है कि 7वें चरण से पहले उनको एक कदम उठाना पड़ा। तो या तो ये हो सकता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे सीपीएम हो या कांग्रेस हो या बीजेपी, ने रिगिंग या चुनावी हिंसा को लेकर अपनी कंप्लेंट्स तो की हो, लेकिन या तो कंप्लेंट्स का अंबार उन्होंने लगने दिया, क्योंकि जो मैंने पहले भी बोला कि 167 इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जब अपोजिशन, यानी जो वेस्ट बंगाल में जो अपोजिशन पार्टी है, उन लोगों ने कंप्लेन किया कि यहाँ पे चुनाव रिग्ड किए जा रहे हैं, चुनाव में वोट कोई और डाल दे रहा है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया के जमाने में, जहां टीएमसी के जो सांसद हैं तापस पाल, उनका भी वीडियो आया और उन्होंने बोला कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में घुसा जाए और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाए ताकि वो कैंपेन ना कर पाए। अनुव्रत मंडल हैं जो एमएलए हैं टीएमसी के, उन्होंने बोला कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को गांजे के केस में, यानी नारकोटिक्स के केस में फंसवा दिया जाए। तो इस तरह की कई वीडियो ये देखिए, ये सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पर तो कल खालिद इबादुल्लाह डिबेट में मौजूद हैं, उन्होंने दिखाया था कि अमित शाह के रोड शो से पहले किस तरह के सोशल मीडिया पर बयानात आए थे, बीजेपी के वर्करों ने किस तरह से पहले से तैयारी कर रखी थी। ये एक अलग चर्चा हो जाएगी अगर सोशल मीडिया के इशू पर हम जाएंगे। डॉक्टर अमित, यानी वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में चुनावी हिंसा पहली बार नहीं है, हर चुनावों में वहां पे होता है। बना कर इसको पेश कर रही है। ये जो तापस पाल की मामला है, ये 5 साल पहले का मामला है और ये अनुब्रतो मंडल 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि भाजपा के घर में घुस के महिलाओं का बलात्कार किया जाए। यानी कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि तापस पाल ने बोला था 5 साल पहले। मैं तो पहले आपको बोला कि ये बना और सजाकर इसको पेश कर रहे हैं। ये तापस पाल क्या बोला है और उन्होंने पेश इसको कर रहे हैं किस तरह से। बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का ये बैठकर काम करना ही यही काम है। और अनुब्रतो मंडल क्या बोल रहे हैं और क्या इसको पेश किया जा रहा है, ये लोग इस तरह से सोशल मीडिया को बनाकर पेश कर रहे हैं। और मैं तो कल मैं बैठा हुआ था इसी पैनल में, मैं दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और लीडर्स का एक खास तौर से अपनी जबान से ही कह रहे हैं सोशल मीडिया में, फाटाफाटी, जिसका सोशल मीडिया का वो व्हाट्सएप ग्रुप है फाटाफाटी, उसमें कह रहा है कि आप 8 फुट का डंडा लेके आओ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां आने की जरूरत है और वहां पे आकर ये बताओ कि हम पुलिस को मारेंगे, पुलिस और तृणमूल को मारेंगे और इस तरह की हिंसा को फैलाएंगे। और मेरे हिसाब से ये खरीद कर ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये इतनी गंभीर मेरे ख्याल से समस्या नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। यहां पर इंटेलिजेंस या वहां का जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसे सारी चीजें देखनी चाहिए थी। और चुनाव में हमने तो देखा कि सेंटर वहां पर हावी रहा, सेंटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वहां पर ऑब्जर्वर भी लगाए गए। मैं आशुतोष जी आपके पास आना चाहूंगा। आशुतोष जी, ये होरेरा साहब एक सेकंड में ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, खालिद इबादुल्लाह बात पूरी कर लीजिए। तो अमित शाह के रैली के बाद ही तुरंत क्यों नहीं आप इसको बंद किया गया? आपको अगर हिंसा का मामला इतना नजर आता तो इसको एक दिन क्यों टाइम लिया गया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो जाए, मिचिल हो जाए, उसके बाद बंद कर दिया जाए? ऐसी बातों को तो जनता देख रही है, पूरे भारत में जो पार्टी है इसको इस बात को उठा रही है। आशुतोष मिश्रा जी, जो बात टीएमसी कह रही है, पूरा अपोजिशन अब वही बात कह रहा है कि
फौरन आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कदम फौरन क्यों नहीं उठाया गया, आज 10 बजे तक आखिर टाइम क्यों दिया गया? पहले तो इस इलेक्शन कमीशन के कदम पर ही सवाल उठाया जा रहा है और उसके बाद ये जो मोहलत दी गई। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अब देखिए परसेप्शन की बात है, तो परसेप्शन मैं एग्री करता हूं कि एक्शन अगर होना था तो तुरंत होना था। दूसरा एस्पेक्ट है, अगर वेस्ट बंगाल में जो लोग हिंसा के लेके बात हो रही है, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो अगर आप देखेंगे लास्ट 1 सालों से काफी कन्फ्रंटेशन जैसा एटीट्यूड हो गया था सेंटर और स्टेट के बीच में, चाहे वो पुलिस का मामला हो या अदर एस्पेक्ट्स हो। तो कहीं ना कहीं दोनों को, मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कहीं ना कहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इस कन्फ्रंटेशन का फायदा उठाना चाहती हैं। इसको आप डिनाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये है। और वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि बीजेपी भी चाहेगी अगर वो नॉर्थ में लूज कर रही है तो वेस्ट बंगाल से उसको फायदा हो। ममता बनर्जी खुद एक प्रोजेक्ट करना चाहती है एज अ लीडर ऑफ थर्ड फ्रंट, तो इसके लिए उनका भी इंपॉर्टेंस है। तो ब्लेम गेम तो चल रहा है एक दूसरे को और हिंसा हो रही है, बट इस हिंसा में कौन शामिल है? सही, कहीं ना कहीं एक कोलूजन है मेरे हिसाब से। और आप देखिएगा इलेक्शन के बाद 23 मई के बाद बहुत सी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो जनतंत्र या लोकतंत्र का तो नुकसान हो रहा है, बट ये कहना कि ये शामिल है, ये पाक साफ है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं पल्लवी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे दीपक के पास मुझे जाना है। दीपक पांडे, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से हंगामा वेस्ट बंगाल में कर रही है वो अपनी नाकामियों को छुपा रही है दरअसल। जी बिल्कुल अबू भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं कल अमित शाह जी ने पीसी किया था, तो आप देखिए कि उनकी पीसी में भी आप देख सकते हैं कि आजकल अमित शाह जी पीसी कर रहे हैं और फोटो दिखा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अमित शाह का रोड शो और रैली हो, उनके पास वीडियो ना हो, तो ये कहीं न कहीं अपने साक्ष्य छिपा रहे हैं। आपको बता दें कि जब वो क्या है कि जामनगर में सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बोला कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि मैं यहां से निकल रहा हूं, ममता दीदी में दम है तो हमें अरेस्ट करके दिखाएं। तो वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रहे हैं, उसके बाद लेकर के जा रहे हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि जब स्कूल का गेट इनके कार्यकर्ता तोड़ते हुए दिखते हैं, एक एएनआई का वीडियो आता है और एक जब इनके नेता डेरेन ओब्रायन, जो टीएमसी के नेता डेरेन ओब्रायन पीसी करते हैं, तो वो भी वीडियो डालते हैं। दोनों वीडियो में साफ साफ दिखता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, अगर छिपाना तथ्य नहीं होता तो अमित शाह भी या बीजेपी के लोग भी वीडियो डालते। ये लोग वीडियो कौन सी डाल रहे हैं आप देख सकते हैं कि जिसमें वो वहां से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये लोग खुद ये क्या कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के नाम पे पूरे देश में एक ऐसा माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं कि जिससे कि धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए देश में, और इनको एक तरफ जो इनकी जो भावना होती है उस भावना के हिसाब से वोट ले सके। ये साफ साफ है। और आप देख सकते हैं ये कि पश्चिम बंगाल के हिसाब से इनको पश्चिम बंगाल में कुछ होना जाना नहीं है। पिछली बार जितना था उससे भी कम होगा, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के नाम पे पूरे भारत में उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पल्लवी शर्मा जी, क्या वाकई में यही लगता है कि कहीं तीर और कहीं निशाना, क्या यही खेल बीजेपी खेल रही है कि वेस्ट बंगाल में एक तरह से जो कुछ हो रहा है उसका असर अब पूरे मुल्क में देखा जा रहा है, पूरा फोकस एक तरह से वेस्ट बंगाल में हो गया है? देखिए अबू हुरैरा जी, बहुत स्पष्ट है, हिंसा की राजनीति सिर्फ भाजपा करती है। फिर फोन कट गया भैया। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। पल्लवी जी कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, यहां पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद पल्लवी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन जो सबसे अहम सवाल जिस पर आशुतोष मिश्रा ने भी कहा था कि आखिर जो हंगामा बरपा है वेस्ट बंगाल में, इस पर फायदा किसको होने वाला है, ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन क्या वाकई में ये एक सियासी खेल है, सोची समझी साजिश का ही हिस्सा है? तो आम इंतखाबात अब आखिरी मरहले में है, अब 7वां और आखिरी मरहला होना है। लेकिन अब पूरी तवज्जो, पूरे मुल्क में अगर इंतखाबात की तवज्जो की हम बात करें तो अब मगरिबी बंगाल पर एक तरह से तवज्जो मरकूज हो गई, जहां पर 20 घंटे पहले ही चुनावी प्रचार जो है आज रात में 10 बजे थम जाएगा। और जो बयानबाजियों के तीर हैं वो लगातार जबानी तीरों से हमला किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की तरफ से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया है उस पर अपोजिशन की तरफ से लगातार तनकीदें की जा रही हैं। इसी पर प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद दीपक पांडे बीएसपी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। और अश्विनी उपाध्याय बीजेपी स्पोक्स पर्सन थे, वो किसी काम से उन्हें जाना पड़ा है, वो हमारे साथ डिबेट में मौजूद नहीं है। दीपक पांडे, आपका बहुत वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं ब्रेक के बाद सीधे डॉक्टर अमित सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा
क्या लगता है कि जो सिचुएशन वेस्ट बंगाल में थी, इलेक्शन कमीशन ने, जैसा कि आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो सिचुएशन पहले फेज से ही हमने देखा कि वहां पर हालात ठीक नहीं थे, क्या इलेक्शन कमीशन वहां के सिचुएशन को पढ़ने में, रीड करने में उसे बहुत देरी हुई? जी, मेरे को भी ऐसा लगता है कि क्योंकि पहला चरण में भी वहां पे हिंसा हुई, दूसरे में भी हुई, तीसरे में भी हुई, तो मुझे लगता है कि 7वें चरण से पहले उनको एक कदम उठाना पड़ा। तो या तो ये हो सकता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे सीपीएम हो या कांग्रेस हो या बीजेपी, ने रिगिंग या चुनावी हिंसा को लेकर अपनी कंप्लेंट्स तो की हो, लेकिन या तो कंप्लेंट्स का अंबार उन्होंने लगने दिया, क्योंकि जो मैंने पहले भी बोला कि 167 इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जब अपोजिशन, यानी जो वेस्ट बंगाल में जो अपोजिशन पार्टी है, उन लोगों ने कंप्लेन किया कि यहाँ पे चुनाव रिग्ड किए जा रहे हैं, चुनाव में वोट कोई और डाल दे रहा है। और यहां तक कि कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया के जमाने में, जहां टीएमसी के जो सांसद हैं तापस पाल, उनका भी वीडियो आया और उन्होंने ये बोला कि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में घुसा जाए और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाए ताकि वो कैंपेन ना कर पाए। अनुव्रत मंडल हैं जो एमएलए हैं टीएमसी के, उन्होंने बोला कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को गांजे के केस में, यानी नारकोटिक्स के केस में फंसवा दिया जाए। तो इस तरह की कई वीडियो ये सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पर तो कल खालिद इबादुल्लाह डिबेट में मौजूद हैं, उन्होंने दिखाया था कि अमित शाह के रोड शो से पहले किस तरह के सोशल मीडिया पर बयानात आए थे, बीजेपी के वर्करों ने किस तरह से पहले से तैयारी कर रखी थी। ये एक अलग चर्चा हो जाएगी अगर सोशल मीडिया के इश्यू पर हम जाएंगे। डॉक्टर अमित, यानी वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में चुनावी हिंसा पहली बार नहीं है, हर चुनावों में वहां पे होता है। बना बनाकर इसको पेश कर रही है। ये जो तापस पाल की मामला है, ये 5 साल पहले का मामला है और ये अनुब्रत मंडल 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि भाजपा के घर में घुस के महिलाओं का बलात्कार किया जाए। यानी कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि तापस पाल ने ये बोला था 5 साल पहले। मैं तो पहले आपको बोला कि ये बना और सजाकर इसको पेश कर रहे हैं। ये तापस पाल क्या बोला है और उन्होंने पेश इसको कर रहे हैं किस तरह से। बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का ये बैठकर काम करना ही यही काम है। और अनुब्रत मंडल क्या बोल रहे हैं और क्या इसको पेश किया जा रहा है, ये लोग इस तरह से सोशल मीडिया को बनाकर पेश कर रहे हैं। और मैं तो कल मैं बैठा हुआ था इसी पैनल में, मैं दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और लीडर्स का एक खास तौर से अपनी जबान से ही कह रहे हैं सोशल मीडिया में, फाटाफाटी, जिसका सोशल मीडिया का वो व्हाट्सएप ग्रुप है फाटाफाटी, उसमें कह रहा है कि आप 8 फुट का डंडा लेके आओ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां आने की जरूरत है और वहां पे आकर ये बताओ कि हम पुलिस को मारेंगे, पुलिस और तृणमूल को मारेंगे और इस तरह की हिंसा को फैलाएंगे। और मेरे हिसाब से ये खरीद कर आए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये इतनी गंभीर मेरे ख्याल से समस्या नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। यहाँ पर इंटेलिजेंस या वहां का जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सारी चीजें देखनी चाहिए थी। और चुनाव में हमने तो देखा कि सेंटर वहां पर हावी रहा, सेंटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से वहां पर ऑब्जर्वर भी लगाए गए। मैं आशुतोष जी आपके पास आना चाहूंगा। आशुतोष जी, ये हुरैरा साहब एक सेकंड में ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, खालिद इबादुल्लाह बात पूरी कर लीजिए। तो अमित शाह के रैली के बाद ही तुरंत क्यों नहीं आप इसको बंद किया गया? आपको अगर हिंसा का मामला इतना नजर आता तो इसको एक दिन क्यों टाइम लिया गया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो जाए, मिचिल हो जाए, उसके बाद बंद कर दिया जाए? ऐसी बातों को तो जनता देख रही है। पूरे भारत में जो पार्टीज है इसको इस बात को उठा रही है। आशुतोष मिश्रा जी, जो बात टीएमसी कह रही है, पूरा अपोजिशन अब वही बात कह रहा है कि फौरन आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कदम फौरन क्यों नहीं उठाया गया, आज 10 बजे तक आखिर टाइम क्यों दिया गया? पहले तो इस इलेक्शन कमीशन के कदम पर ही सवाल उठाया जा रहा है और उसके बाद ये जो मोहलत दी गई। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अब देखिए परसेप्शन की बात है, तो परसेप्शन मैं एग्री करता हूं कि एक्शन अगर होना था तो तुरंत होना था। दूसरा एस्पेक्ट है, अगर वेस्ट बंगाल में जो लोग हिंसा के लेके बात हो रही है, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो अगर आप देखेंगे लास्ट 1 सालों से काफी कन्फ्रंटेशन जैसा एटीट्यूड हो गया था सेंटर और स्टेट के बीच में, चाहे वो पुलिस का मामला हो या अदर एस्पेक्ट्स हो। तो कहीं ना कहीं दोनों को, मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, कहीं ना कहीं दोनों पॉलिटिकल पार्टियां इस कन्फ्रंटेशन का फायदा उठाना चाहती हैं। इसको आप डिनाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये है। और वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंस है, क्यों?
क्योंकि सभी को पता है कि बीजेपी भी चाहेगी अगर वो नॉर्थ में लूज कर रही है तो वेस्ट बंगाल से उसको फायदा हो। ममता बनर्जी खुद एक प्रोजेक्ट करना चाहती है एज अ लीडर ऑफ थर्ड फ्रंट, तो इसके लिए उनका भी इंपॉर्टेंस है। तो ब्लेम गेम तो चल रहा है एक दूसरे को और हिंसा हो रही है, बट इस हिंसा में कौन शामिल है? सही। कहीं ना कहीं एक कोल्यूजन है मेरे हिसाब से, और आप देखिएगा इलेक्शन के बाद 23 मई के बाद बहुत सी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो जनतंत्र या लोकतंत्र का तो नुकसान हो रहा है, बट ये कहना कि ये शामिल है, ये पाक साफ है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं पल्लवी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे दीपक के पास मुझे जाना है। दीपक पांडे, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती जी ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से हंगामा वेस्ट बंगाल में कर रही है वो अपनी नाकामियों को छुपा रही है दरअसल। जी बिल्कुल अबू भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं कल अमित शाह जी ने पीसी किया था, तो आप देखिए कि उनकी पीसी में भी आप देख सकते हैं कि आजकल अमित शाह जी पीसी कर रहे हैं और फोटो दिखा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अमित शाह का रोड शो और रैली हो, उनके पास वीडियो ना हो, तो ये कहीं न कहीं अपने साक्ष्य छिपा रहे हैं। आपको बता दें कि जब वो क्या है कि जामनगर में सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बोला कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए कि मैं यहां से निकल रहा हूं, ममता दीदी में दम है तो हमें अरेस्ट करके दिखाएं। तो वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रहे हैं, उसके बाद लेकर के जा रहे हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि जब स्कूल का गेट इनके कार्यकर्ता तोड़ते हुए दिखते हैं, एक एएनआई का वीडियो आता है और एक जब इनके नेता डेरेन ओब्रायन, जो टीएमसी के नेता डेरेन ओब्रायन पीसी करते हैं, तो वो भी वीडियो डालते हैं। दोनों वीडियो में साफ साफ दिखता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, अगर छिपाना तथ्य नहीं होता तो अमित शाह भी या बीजेपी के लोग भी वीडियो डालते। ये लोग वीडियो कौन सी डाल रहे हैं आप देख सकते हैं कि जिसमें वो वहां से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये लोग खुद ये क्या कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के नाम पे पूरे देश में एक ऐसा माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं कि जिससे कि धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए देश में, और इनको एक तरफ जो इनकी जो भावना होती है उस भावना के हिसाब से वोट ले सके। ये साफ साफ है। और आप देख सकते हैं ये कि पश्चिम बंगाल के हिसाब से इनको पश्चिम बंगाल में कुछ होना जाना नहीं है। पिछली बार जितना था उससे भी कम होगा, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के नाम पे पूरे भारत में उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पल्लवी शर्मा जी, क्या वाकई में यही लगता है कि कहीं तीर और कहीं निशाना, क्या यही खेल बीजेपी खेल रही है कि वेस्ट बंगाल में एक तरह से जो कुछ हो रहा है उसका असर अब पूरे मुल्क में देखा जा रहा है, पूरा फोकस एक तरह से वेस्ट बंगाल में हो गया है? देखिए अबू हुरैरा जी, बहुत स्पष्ट है, हिंसा की राजनीति सिर्फ भाजपा करती है। फिर फोन कट गया भैया। नहीं, आपकी आवाज आ रही। पल्लवी जी कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, यहां पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद पल्लवी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन जो सबसे अहम सवाल जिस पर आशुतोष मिश्रा ने भी कहा था कि आखिर जो हंगामा बरपा है वेस्ट बंगाल में, इस पर फायदा किसको होने वाला है, ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन क्या वाकई में ये एक सियासी खेल है, सोची समझी साजिश का ही हिस्सा है? इसे भी हम ब्रेक के उस पार समझने की कोशिश करेंगे।